वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। मैं सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो कोरोना काल चल रहा है जिसके अंतर्गत अपने स्कूलों की ऑफलाइन क्लासेस सभी बंद हैं, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग या सरकार के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो उनमें अभी एक चर्चा चल रही है कि सिलेबस है वो थोड़ा कम किया जाएगा और निश्चित रूप से सिलेबस कम होगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये जो मंथ अगस्त का अपने चल रहा है, इस अगस्त मंथ में आपको सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल फेसबुक है या व्हाट्सएप पे आपको फिजिक्स का नया सिलेबस देखने को मिल सकता है जो कि बिल्कुल फेक है और बिल्कुल फर्जी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कब स्कूल खुलेंगे, कितना सिलेबस कम होगा और किस प्रकार से होगा, ये अभी तक कोई संभावना नहीं है। इसी बीच हमें सिलेबस देखने को मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जाए। सबसे पहले जब भी सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कम या ज़्यादा कितना होना है, किस प्रकार होना है, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, कौन कौन से चैप्टर यूनिट में आने हैं, उसका सबसे पहले पता अपने को आरबीएसई बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट पे चलेगा और जिसके पश्चात प्रत्येक स्टूडेंट को वीडियो के माध्यम से या अपने स्कूल के माध्यम से आप सभी को ये चीज़ अवगत करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से कितना कितना सिलेबस कम हुआ है। जब तक आपको कोई भी अपने स्कूल से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिलती है या फिर हमारे द्वारा तब तक कोई न्यूज़ नहीं दी जाती है, तब तक आप सिलेबस जो आपको पढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूसली उसको पढ़ते रहोगे। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये होगी कि फ़िलहाल जो प्रचलन में है सोशल मीडिया पे जो सिलेबस वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल फेक हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए। तो आज अपने बात करने वाले हैं फिर अपने बचे हुए जो टॉपिक है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, इसी टॉपिक को आज अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया था यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से। तो सबसे पहले मैं उस प्रतिरूप को एक बार से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि वो प्रतिरूप कुछ इस प्रकार से था। ये सिस्टम था, यहाँ पे बहुत सारी फ्रिंजों का निर्माण हो रहा था। कुछ फ्रिंजें डार्क थी, मान लो ये फ्रिंज डार्क हो गई, ये लाइट है, ये डार्क हो गई। अल्टरनेटिवली आपने डार्क और ब्राइट फ्रिंजों को देखा था। तो ये डार्क, ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, अल्टरनेटिव। और ये जो डार्क फ्रिंज है वो क्या कहलाती है? वो अदीप्त फ्रिंज कहलाती है। और जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो क्या कहलाती है? वो दीप्त फ्रिंज कहलाती है। यानी कि इन फ्रिंजों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो तो हमने समझ लिया था। आज अपने बात करने वाले हैं कि इन फ्रिंजों की मोटाई कितनी होगी। तो सबसे पहले अपने फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात करेंगे और उससे पहले जब भी हम मोटाई ज्ञात करेंगे दीप्त फ्रिंज की अलग मोटाई निकालेंगे, अपने अदीप्त की अलग मोटाई निकालेंगे। हालांकि दोनों का जो मान है वो इक्वल आएगा, मतलब बात ये होगी कि अदीप्त और दीप्त की मोटाई है वो समान होती है, लेकिन कैसे होगी उसको आज अपने समझने वाले हैं। और उससे पहले अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की मोटाई के लिए जो फॉर्मूला काम में आता है हमें वो डेरिवेट करना होगा। उस फॉर्मूले के बेस पे हमें अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों की मोटाई को कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो आइए बात कर लेते हैं कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की मोटाई के लिए अपने को कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप यूँ मान लो कि ये अपने पास एक पर्दा है, यहाँ पे जो सिंगल स्लिट था वो इस एक बार मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे वो स्लिट एस था, अब यहाँ पे आपने एक पर्दा रखा, इस स्लिट और पर्दे के बीच में आपको एक डबल स्लिट दिखाई दे रही थी। ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, काम अपना स्लिट S1 S2 और पर्दे का होना है। ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मान लो सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे एक फ्रिंज बनती है, इस फ्रिंज को कोई भी फ्रिंज हो सकती है ये, या केंद्र बिंदु से ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे O मान लो या O डैश मान लो, इसको अपने O नाम दे देंगे। केंद्र बिंदु से और ऊपर की ओर चलते हैं तो कोई सी भी फ्रिंज पहली, दूसरी, पाँचवीं, 15वीं जो भी फ्रिंज बनती है वो बन जाएगी। और जो फ्रिंज बनती है वो कौन से नंबर की होती है वो भी अपने फॉर्मूले के बेस पे ही फाइंड आउट करने वाले। तो अपने बात फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल अपने ये देखेंगे कि ये जो फ्रिंज बन रही है कितने नंबर की है, वो भी फॉर्मूले के पश्चात हमें पता चलेगा। हमें फिलहाल तो ज्ञात ये करना है कि ये जो फ्रिंज बनती है वो इस सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पे बनती है, उस दूरी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसको मैं y नाम दूंगा। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे कि जो भी फ्रिंजें बनती हैं वो केंद्र बिंदु से एक निश्चित दूरी पे बनती है। उन फ्रिंजों की दूरियों के लिए सूत्र क्या होता है, और इस दूरी के सूत्र से हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की मोटाई को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं ढंग से कि ये किस प्रकार से होगा। उसके लिए अपने पास एक डबल स्लिट है, यहाँ पे हमने S1 और S2 ले लिया।
ये हो गया स्लिट S1 और ये हो जाएगा स्लिट S2। ठीक है जी। और ये इन दोनों स्लिटों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया जी O। यहाँ पे अपने ले लिया जी एक पर्दा और इस पर्दे का केंद्र बिंदु यहाँ से इस प्रकार, इसको मैं नाम दे देता हूँ O डैश। इन दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को मान लो स्मॉल d, जबकि स्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी है इसको आप मान लोगे कैपिटल D। अब एक्चुअल में क्या होगा, पहली बात तो ये कि फ्रिंजें बनती कब है, जब कम से कम दो तरंगें निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करती हुई एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है तो एक फ्रिंज का निर्माण होता है। यानी कि फ्रिंज का मतलब जिस बिंदु पे वो मिलेंगी वहाँ पे या तो चमक उत्पन्न होगी या अंधेरा उत्पन्न होगा, यानी कि दीप्त या अदीप्त फ्रिंज का निर्माण हो जाएगा। तो फ्रिंज के निर्माण के लिए ध्यान रखना, कम से कम आपको दो तरंगों की जरूरत पड़ेगी। दोनों तरंगे जैसे अध्यारोपित होंगी ठीक उसी प्रकार से या उसी समय उसके अंदर फ्रिंज का निर्माण हो जाएगा। तो एक निश्चित भाग में या तो अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा या चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो भाई फ्रिंज बनाने के लिए S1 भाग से एक तरंग निकलती है, S2 भाग से एक तरंग निकलती है। इन दोनों भागों की तरंगें जहाँ जाके मिलेंगी वहाँ फ्रिंज का निर्माण होगा। तो सपोज दैट S1 भाग से एक तरंग गई और यहाँ पे एक फ्रिंज यहाँ पे आके ये मिली, तो S2 भाग से क्या होगा, S2 भाग से भी एक तरंग निकलेगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। S1 से भी एक तरंग निकली, ये दोनों तरंगें यहाँ पे अध्यारोपित हो रही है, तो यहाँ पे एक फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र बिंदु से पहली है, दूसरी या पांचवी 50वीं कौन सी फ्रिंज है उसका भी हमें नहीं पता है। हमने तो ये मान लिया कि यहाँ पे एक फ्रिंज का निर्माण हुआ है और इस पॉइंट को आपने P नाम दे दिया। और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से बच्चों उसको अपने मान लिया कैपिटल Y, और इसी Y का फिलहाल हमें मान ज्ञात करना है। ओके, इसके लिए अपने क्या करेंगे कि यहाँ से मैं पर्दे पे एक अभिलंब खींचूंगा, एक S2 से भी अभिलंब खींचूंगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है S1 S2 के बीच की वो स्मॉल d है, तो इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी भी स्मॉल d ही होगी। और ये O डैश सेंटर पॉइंट है, तो ये बन जाएगा d/2 और ये बन जाएगा d/2, ऐसा बन जाएगा। और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी, d हो जाएगी। और केंद्र बिंदु O से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है, y है। तो यहाँ पे जब S1 स्लिट से कोई तरंग का निष्कासन हुआ, वो P पॉइंट पे पहुंची, तो पहले वाली तरंग ने यानी कि जो S1 से निकलती है वो P तक पहुंचती है। उस केस में जो डिस्टेंस होगी उसका मान S2 से निकलने वाली तरंग जो P पे पहुंचेगी उससे कम होगा। कहने का मतलब S1 से निकलने वाली तरंग को P बिंदु पर पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि S2 से निकलने वाली तरंग को P बिंदु तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये इन दोनों तरंगों का पथ हो जाएगा। ये पहली तरंग का पथ होगा और ये दूसरी तरंग का पथ होगा। और यहाँ पे दोनों पथों में अंतराल आपको नज़र आ रहा है, दोनों पथों में अंतर नज़र आ रहा है। और दोनों पथों का जो अंतर होता है वो पथांतर कहलाता है। तो यहाँ पे पथांतर आप कैसे ज्ञात करोगे कि S1 भाग से आप सामने वाली रेखा के ऊपर यानी कि पथ के ऊपर एक अभिलंब खींच दो, इसको मैं C नाम दे दूंगा। तो बच्चों क्या होगा कि S1 से P तक की जो डिस्टेंस है वो ठीक ठीक C से लेके P तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये पूरी जो डिस्टेंस थी S2P, इसको यदि मैं दो भाग में तोड़ दूं, S2 से लेके C तक और C से लेके P तक, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये दोनों यानी कि डैश डैश वाली रेखा से ठीक आगे की, वो दोनों तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन ये डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा आ चुकी है। कहने का मतलब इस नीचे वाले इस पथ से आप इस पथ को माइनस करोगे तो आपको S2C के बराबर दूरी प्राप्त हो जाएगी, जो कि इन दोनों तरंगों के लिए एक प्रकार से पथांतर होगा। और पथांतर को अपने रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डेल x से, यानी कि S2 से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो डेल x है। ओके जी, ये अपने पास एक सिस्टेमेटिक डायग्राम हो चुका है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपने फ्रिंज ली है P पॉइंट पे O डैश बिंदु से आपको Y दूरी पे नज़र आ रही है, मैंने समझने के लिए इसको बहुत ज़्यादा दूरी पे रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये जो फ्रिंजें होती है वो O डैश के बिल्कुल निकट से वेरी क्लोज से बनना शुरू हो जाती हैं।
यानी कि ओ डैश से लेके पी तक की जो डिस्टेंस वाई है उसका मान वेरी स्मॉल रहता है, बहुत कम रहता है, उस केस में S1 से P तक की ये जो डिस्टेंस होती है, S2 से P तक की ये जो डिस्टेंस होती है, वो लगभग आपस में बराबर होती है। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है, जैसे यहाँ पे स्लिट S1 है, ये पर्दा हो गया और ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। तो मान लो यहाँ पे एक फ्रिंज बनी, तो यहाँ S1 स्लिट से एक तरंग निकल के आई, S2 स्लिट से भी एक तरंग निकल के आई, इस प्रकार से। तो ये दोनों डिस्टेंस बच्चों लगभग बराबर होती है, जो कि दोनों स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी के ही इक्वल लगभग प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये रेखा जो कि S1 से P तक की दूरी है, और ये नीचे वाली रेखा जो क्रॉस आपको नज़र आ रही है जो कि S2 से P तक की दूरी है, ये दोनों लगभग आपस में बराबर होंगी, जो कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल डी के लगभग अप्रोक्सीमेट हमें बराबर प्राप्त हो जाएंगी। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बात करते हैं y का मान कैसे ज्ञात हो जाएगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, अपने यहाँ पे दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। एक त्रिभुज तो होगा S1, यहाँ पे चलो मैं नामकरण करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा Q और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा Q डैश। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज होंगे S1 QP, एक त्रिभुज तो ये होगा, दूसरा त्रिभुज समकोण कौन सा होगा S2 Q डैश P, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कहाँ बनेगा, ये है जी अपने डेल एक्स। एंगल कहाँ बनेगा, मतलब जो तरंगे इस प्रकार से आ रही थी, यह तरंग यदि सीधी जाती तो वो इस प्रकार से फ्लो करती, लेकिन ये जो तरंग आ रही है वो इस दिशा में डाइवर्ट हो चुकी है, वो इस तरफ मूव कर रही है। तो तरंग में जो भी विक्षेप उत्पन्न हो चुका है, जो विचलन उत्पन्न हो चुका है, वो एंगल यहाँ बनेगा और इस एंगल को अपने बच्चों नाम देंगे थीटा। इसी प्रकार से S2 स्लिट के ऊपर जो तरंग आ रही थी वो इस प्रकार से यदि सीधी जाती तो वो इस प्रकार से फ्लो करती, लेकिन वो तरंग भी इस प्रकार से डाइवर्ट हो चुकी है, तो यहाँ भी उसके लिए एक एंगल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे यदि ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा अभिलंब, ये बचेगा आधार और ये बचेगा कारण। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो त्रिभुज अपने पास थे, दोनों ही त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। तो त्रिभुज अपने पास पहला कौन सा था, S1 QP, S1 PQ में बच्चों करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार से करोगे आप, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल, यानी कि S1P का स्क्वायर, S1P स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, S1Q का स्क्वायर, S1Q का स्क्वायर प्लस QP यानी कि अभिलंब स्क्वायर, QP का स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। S1P अपने पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, S1P का S1P रख लिया। S1Q, S1 से लेके Q तक की डिस्टेंस है वो कैपिटल D है यहाँ पे, तो S1 से लेके ये हो जाएगा Q तक की डिस्टेंस D स्क्वायर हो जाएगा। QP बच्चों कितना होगा, यहाँ O डैश से लेके P तक की जो दूरी है वो है Y, इसमें से आप ये दूरी माइनस कर दो, पूरी दूरी में से ये दूरी माइनस कर दो तो ये ऊपर वाली दूरी बचेगी जो कि हमें आवश्यक है QP। ओके, तो पूरी दूरी y में से माइनस कितना कर रहे हो आप, d/2 माइनस कर रहे हो, तो बच्चों कितना बन जाएगा y माइनस d/2 और उसका लगाना है जी होल स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं। S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2 गुना y और d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा कितना y इंटू डी बचेगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ चुकी है। ओके, अगली बार क्या करोगे, एक और अपने पास जो समकोण त्रिभुज है S2 Q डैश P, तो अगली बार त्रिभुज होगा S2 Q डैश P में। ओके, अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर S2P का स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर जो कि S2Q डैश है, S2Q डैश है उसका स्क्वायर प्लस Q डैश से लेके P यानी कि लंब स्क्वायर Q डैश से लेके P
इसका स्क्वायर हो गया। S2P अपने पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, S2P का होल स्क्वायर हो जाएगा। S2Q डैश कितना बनेगा, S2 से लेके Q डैश तक की दूरी कैपिटल D हो जाएगी, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर Q, ये 1 नहीं है, Q डैश है ये, Q डैश P, Q डैश से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, O डैश से लेके P तक की दूरी है वो y है, इसमें आप ये नीचे वाली दूरी और जोड़ दीजिए तो कंप्लीट दूरी बन जाएगी। तो y में आप किसको जोड़ोगे, D/2 को, तो ये बन जाएगा y प्लस D/2 और उसका होल स्क्वायर। तो S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल आएगा D स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लो, y स्क्वायर D²/4 प्लस ये बचेगा सोल्व करने पे y इंटू डी। ये जी अपने पास S1P और S2P होल स्क्वायर के रूप में अपने पास रिजल्ट आ चुके हैं। अब अपने क्या करना है, आप पथांतर ज्ञात करने की कोशिश करो, y का मान अपने आप निकल के आएगा। पथांतर कैसे ज्ञात करोगे, डेल x, इस पूरी बड़ी वाली दूरी में से आपको ये छोटे वाला पथ है वो माइनस कर देना है, यानी कि S2P में से S1P को माइनस कर देना है, तो बच्चों ये S2C बच जाएगा। तो कहने का मतलब S2P में से S1P को आप माइनस करोगे, यानी कि आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 है वो घटाना है, तो आपको पथांतर मिलेगा डेल x। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर कितना बचेगा, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस समीकरण को माइनस कर दो तो बचेगा कितना, पहले मैं ये समीकरण लिख लेता हूँ, D² प्लस y स्क्वायर D²/4 माइनस का YD, और यहाँ से इन सब को माइनस करना है, तो सॉरी S2P में से घटाना ना, तो पहले आप ये लिखोगे D² y स्क्वायर D²/4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस YD, इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये सारे के सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का D² माइनस का y स्क्वायर माइनस का D²/4 और प्लस का बच्चों हो जाएगा y इंटू डी। ठीक है जी, अब क्या कहोगे आप, इस कैपिटल D² से कैपिटल D² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, YD प्लस YD, तो ये हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल 2YD, इतना मान अपने सामने बच के आएगा। अब आप इसको सोल्व करो और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ज़रा गौर से सुनना। माइनस का निशान दोनों तरफ स्क्वायर है तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, A² माइनस B² वाला फॉर्मूला A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये हो जाएगा S2P प्लस S1P और अगली बार हो जाएगा S2P माइनस S1P और इज इक्वल आएगा बच्चों 2YD। इतना काम अपने हो चुका है। अब इनका मान कितना बचेगा, जैसा मैंने आपको कहा था कि S1P और S2P लगभग आपस में बराबर होंगे और किसके तुल्य होंगे, कैपिटल D के। तो यहाँ पे लगभग जो बराबर होता है, नैगण्य जिनमें परिवर्तन होता है, उसको आप अपनी सुविधा अनुसार बराबर मान सकते हो। तो यहाँ पे आप S1P और S2P को बराबर मानोगे, लेकिन तभी जब मान है वो जोड़ में है। जैसा कि S2P मान लो भाई 4.005 है और S1P मान लो भाई 4 है, तो बच्चों दोनों को जोड़ना है तो मान कितना आता है, 8.005 आता है। ये तो एक एग्जैक्ट मान हो गया। इसी को यदि मैं लगभग इसके बराबर मान लेता तो 4 + 4 बराबर कितना बचता, 8, जो कि एक अप्रोक्सीमेट इक्वल मान है। इसीलिए अपने यदि इन दोनों को लगभग बराबर मान लें, आप बराबर मान लें, तो परिणामी मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि आपको 8.005 और 8 में अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये भी लगभग 8 के ही तुल्य है और ये भी हमें 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इनको आपस में बराबर नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्तविकता क्या है, इसका कुछ ना कुछ मान बचेगा। 8.005 में से आप 8 घटाओगे तो बच्चों मान कितना बचता है, 005, इतना बचता है। वास्तव में मान इतना बचता है, लेकिन आपने इन दोनों को लगभग बराबर मान लिया, 4 और 4 मान लिया, तो रिजल्ट कितना देगा, 0। ये 0 में पूरा पद ही 0 हो जाएगा, पूरा समीकरण ही बिगड़ जाएगा। अतः जहाँ बात आती है लगभग बराबर होने की, वहाँ पे जब भी आपको कुछ माइनस नजर आए, वहाँ पे आप लगभग वैल्यू नहीं रखते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको रखनी होती है। और जहाँ पे बात आती है प्लस की, तो जोड़ने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता परिणामी मान पे, अतः आप उसको लगभग मान सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं लगभग वैल्यू मानूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू यूज करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि मैंने लगभग वैल्यू मान ली तो ये पूरे रिजल्ट को बिगाड़ के रख देगा। ओके, तो यहाँ से अब आप क्या करोगे,
ये जो मान आएगा वो लगभग बराबर है, तो डी प्लस डी, कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी, और यहाँ पे बन जाएगा S2P माइनस S1P। S2P में से S1P घटाओगे क्या बचेगा, S2C, जिसका मान कितना है, डेल एक्स है, जो कि यहाँ पे पथांतर होगा। d प्लस डी बन जाएगा 2d डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल एक्स बराबर क्या बचेगा, वाई डी बटे कैपिटल डी। आपने को यहाँ से y का मान निकालना था, तो स्टूडेंट्स y कितना बचेगा, डेल एक्स कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आपने जो भी y फाइंड आउट किया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y किसी भी बनने वाली फ्रिंज की पर्दे के केंद्र बिंदु से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी फ्रिंज हो सकती है। अब ये कितने नंबर की फ्रिंज है, पहली है, 5वीं है, 15वीं है, वो काली है या सफ़ेद है, यानी कि दीप्त है या अदीप्त है, वो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों डेल एक्स के ऊपर। तो डेल एक्स यहाँ पे पथांतर होगा, उसके भिन्न भिन्न मान होंगे। जिस प्रकार से कलांतर में हमने देखा था कि यदि पाई का विषम गुणज होता है तो अदीप्त फ्रिंज बनती है, पाई का विषम गुणज होता है तो दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक उसी प्रकार से पथांतर के ऊपर भी दीप्त और अदीप्त डिपेंड होते हैं। कौन सी फ्रिंज बनती है वो भी डेल एक्स के ऊपर डिपेंड होती है। सो ये चीज़ अपने समझेंगे कल कि दीप्त और अदीप्त किस प्रकार बनेंगे, उनकी मोटाई कितनी होगी। सो आज के लिए हमने क्या देखा कि जो भी फ्रिंज बनी है वो केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पे बनी है, उसको आज अपने अच्छे से समझा है। तो फिर कल जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सी राशियाँ किसको रिप्रेजेंट करती है वो आपको पता होना चाहिए। डेल एक्स यहाँ पे ये जो दो तरंगे S1P और S2P थी जो अध्यारोपित हो रही थी, इन दोनों के मध्य का जो पथांतर था वो पथांतर यहाँ पे डेल एक्स है। कैपिटल डी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, जिसके कारण P पॉइंट पे एक फ्रिंज का निर्माण हो चुका है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल अपने दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की मोटाई की गणना करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।